नमस्कार। इस वीडियो में हम भारतीय साहित्य की प्रयोजनीयता पर बातचीत करेंगे कि भारतीय साहित्य लिखने का या भारतीय साहित्य के अध्ययन का प्रयोजन क्या है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, हम भारतीय साहित्य की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं हम अपना साहित्य पढ़कर खुश रह सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी पढ़कर खुश रहे, तेलुगु वाले तेलुगु पढ़कर खुश रहें। मनुष्य में भ्रमण करने की या अनदेखे प्रदेशों में जाने की एक आदिम प्रवृत्ति रही है। इसे कह लीजिए कि मानव सभ्यता के विकास के साथ बिल्कुल शुरू के मानव जब एकदम शुरुआत में जब मानव जाति अपने जंगलों में वास करती थी, अभी मानव हुई थी, मानव जाति का विकास हुआ था, तभी से यह प्रवृत्ति लगातार विद्यमान है। इसीलिए हम जहाँ पैदा होते हैं, हम अपना सारा जीवन सिर्फ वहीं नहीं बिताते। हम देश के हर कोना, जहाँ तक संभव हो सके, वीरेंद्र डंगवाल की पंक्ति है कि हो सके जहाँ तक उतनी दुनिया घूम आओ, तो हम वहाँ तक घूम आने की चाहत रखते हैं। हम वहाँ तक, जहाँ तक जिससे संभव हो पाता है, हम जाते हैं। हम तमिलनाडु जाना चाहते हैं, हम आंध्र प्रदेश जाना चाहते हैं, तेलंगाना जाना चाहते हैं, पर्वतीय जो क्षेत्र हैं हमारे हिमालय का पर्वतीय इलाका, वहाँ जाना चाहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, और जब भी हम वहाँ से लौटते हैं तो हम अपने आप को थोड़ा सा समृद्ध महसूस करते हैं। यही भारतीय साहित्य के साथ भी है कि हम अपना साहित्य पढ़ते हुए, उसका अध्ययन करते हुए, उसका निर्माण करते हुए, हमें भारतीय साहित्य से भी जुड़ने की एक सहज लालसा, सहज आकांक्षा रहती है। और ये संवाद मैंने जैसे आपको पहले ही ये बताया है, इससे पहले की जो वीडियो क्लासेस मैंने ली हैं उसमें बताया है कि किस तरह से यह आवाजाही भारतीय भाषाओं की, भारतीय साहित्य का एक भाषा के साहित्य से दूसरे भाषा के साहित्य में लगातार जारी रही है। इसलिए प्रयोजन के संबंध में भारतीय साहित्य के अध्ययन की जो प्रयोजनीयता है, उस संबंध में जो सबसे पहला बिंदु सामने उभर कर आता है वह होता है प्रगाढ़ आपसी संबंध। हम भारतीयों के बीच में भाषाओं और साहित्य को, भारत के भाषाओं और साहित्य को करीब लाने में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से ही लोगों में एक दूसरे की क्षेत्रीय संस्कृति, भौगोलिक पृष्ठभूमि, स्वभाव व रहन सहन के बारे में समझ विकसित होती है। साहित्य जो है एक बहुत पावरफुल मीडियम है, जिस बात को सामान्य तरीके से कहने से या इन्फॉर्मेटिव तरीके से कहने से, एक सूचना के तौर पर कहने से जितना फ़र्क नहीं पड़ता है, उतना किसी साहित्य के अंदर अगर उस बात का संगुम्फन कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, उस पर आधारित कोई साहित्य प्रस्तुत किया जाए, तो उसका प्रभाव पड़ता है। आप देखिए कि जितने भी तरह के दुनिया में धर्म हैं, वो बाइबिल हो, वो कुरान हो, वो पुराण हो, या हमारे भारतीय जो धर्म हैं, उन सारे धर्मों में एक कहानी होती है, और उस कहानी के माध्यम से आपको बताया जाता है कि किसी भी धर्म की या किसी भी धर्म के देवता की क्या महत्व है। उस महत्व को अगर आपसे सीधे सीधे कहा जाए तो आप शायद स्वीकार न करें, बल्कि जब वो कहानी के रूप में आती है तो फिर वह बहुत प्रभावी हो जाती है। इसीलिए साहित्य जो है इस मामले में भाषाओं और साहित्य को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। के सच्चिदानंदन अपने एक इंटरव्यू, एक साक्षात्कार में हम बताते हैं कि बचपन से ही उन्होंने टैगोर, माणिक बंदोपाध्याय, शरद चंद्र, ताराशंकर बंदोपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय, महाश्वेता देवी, दिव्येंदु पालित, बांग्ला के इन सारे उपन्यासकारों को मलयालम में पढ़ा था। यानी उसके बचपन से ही मलयालम और बांग्ला के बीच में एक आवाजाही थी। उसी तरह से उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञेय, जैनेंद्र कुमार, निर्मल वर्मा, ऐसे रचनाकारों को मलयालम में मैंने पढ़ा था, ऐसा सच्चिदानंदन कहते हैं। और वो कहते हैं इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में गया तो ये शहर मुझे बिल्कुल अजनबी नहीं लगे। वहाँ की सड़कें, वहाँ के बिल्डिंग्स, वहाँ के सार्वजनिक स्थल पर जब मैं भ्रमण करने गया तो ऐसा लगा कि मैं पहले से इसको जानता हूँ। और सिर्फ यह बात, यह परिचय सिर्फ बिल्डिंग, सार्वजनिक स्थान और सड़कों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन स्थानों के सांस्कृतिक रिश्ते नातों, व्यवहार, विचार आदि के बारे में भी
आप वो कहते हैं कि मैं साहित्य के माध्यम से जान गया था, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं पहले से वहाँ हूँ। तो एक दूर केरल के व्यक्ति को दिल्ली और कोलकाता में या उत्तर भारत और बंगाल के इलाके में सिर्फ इसलिए परेशानी नहीं होती है और वो बिल्कुल अपना लगता है क्योंकि उसने वहाँ के साहित्यकारों को साहित्य पढ़ा था, साहित्य का अध्ययन किया था। इसीलिए के सच्चिदानंदन यह बात कहते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों के बीच संबंधों को पुष्ट बनाने के लिए साहित्य से ज़्यादा योगदान और किसी चीज़ का नहीं हो सकता है। तो अगर हम भारत के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं तो हमें भारतीय साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है वह है साहित्यिक आंदोलनों का आंतरिक संबंध। जब हम अपने भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करते हैं तब हमें यह नहीं पता होता है कि ठीक हम जिस साहित्यिक प्रवृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं ऐसी ही प्रवृत्तियां दूसरी भाषाओं में भी रही हैं। और जब हमें यह पता चल जाता है तो हमारा अध्ययन जो होता है वह ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और उसका प्रभाव भी हमारे अध्ययन पर पड़ता है जब हम दूसरी भाषाओं के उसी प्रवृत्ति वाले रचनाकारों के बारे में जानते हैं। जैसे आप ये देखिए कि नायनार शैव भक्त थे और आलवार वैष्णव भक्त थे, तो इन लोगों के प्रभाव से भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, हम यह स्वीकार करते हैं। अब ये जो नायनार शैव थे, फिर आगे चलकर हिंदी में एक नाथ साहित्य होता है, नाथ साहित्य का अध्ययन हम करते हैं। यह नाथ गोरखनाथ जो शैव भक्त थे, शैव साहित्य की रचना करते थे, उनके विचारों को आगे बढ़ाते थे। उनके विचारों से प्रभावित जो हिंदी में रचनाएं हुई उसे हम नाथ साहित्य कहते हैं। ये नाथ साहित्य एक तरह से शिव की भक्ति का साहित्य था या शिव के भक्ति पर आधारित ही साहित्य था। तो ये शुरुआत तो तमिल से होता है। तो ये प्रभाव जो एक साहित्यिक आंदोलनों का होता है कि एक आंदोलन जब किसी भाषा में शुरू होता है तो उसी भाषा तक महदूद नहीं रहता, सीमित नहीं रहता, उसका फिर विस्तार होता है। फिर वो शैव आंदोलन जो है गोरखनाथ की वजह से हम देखते हैं कि मराठी और बांग्ला में प्रबल शैव साहित्य लिखा गया है, उसका प्रभाव दिखाया जा सकता है। पंजाबी में आप देखते हैं कि श्रीनाथ पंथ से श्रीनाथ गायन दिखाई पड़ता है। कन्नड़ में हम देखते हैं कि वसव के नेतृत्व में वीर शैव एक आंदोलन चलता है जिससे वचन साहित्य का आविर्भाव होता है और वचन साहित्य प्रभाव में आता है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इस तरह से एक जगह उठने वाले साहित्यिक आंदोलनों का, साहित्य के आंदोलन का, एक साहित्य की प्रवृत्ति का दूसरी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप जिस तरह से हम चारण काल कहते हैं, एक चारण साहित्य का अध्ययन करते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। आदिकाल को राम कुमार वर्मा और ग्रियर्सन जैसे रचनाकारों ने चारण काल का नाम दिया है और राहुल सांकृत्यायन भी इसे सामंत काल कहते हैं, सिद्ध और सामंत काल, यानी सिद्ध रचनाएं थी और सामंत। तो सामंत चारण राजाओं की जिसमें भक्ति, राजाओं का प्रशंसा जिसमें की जाती थी वो चारण काल था, मतलब प्रशंसा मूलक काव्य इसमें लिखे जाते थे। यह चारण काल हम सबसे पहले माना जाता है कि ये तमिल में संगम काल से मिलता है। संगम काल का मतलब है कि वो ईसा पूर्व 4वीं या 5वीं शताब्दी, उस समय से तमिल साहित्य में मिलता है। वहाँ का एक बहुत उस समय का तमिल का एक बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है, एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है सिलप्पदिकारम। तो उसमें मदुरै का एक राजा होता है जो गलत न्याय देने के कारण फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो न्याय नहीं कर पाता है। पर और दूसरे भी इससे प्रभावित साहित्य तमिल में है। इस साहित्य का प्रभाव आप देखेंगे कि मराठी पर पड़ता है। मराठी का जो पवाड़ा साहित्य है वो पूरी तरह से चारण साहित्य है और हिंदी और गुजराती का जो रासो साहित्य है वह भी चारण काल का है। तो एक जगह से फिर दूसरे जगह कैसे साहित्य जो है यात्रा करती है, जो उसके प्रभाव किस तरह से पड़ता है, वो भी तब जब ये बात बार बार रेखांकित करता हूँ कि आज की तरह दूरसंचार की व्यवस्थाएं नहीं थी। पर ऐसा नहीं था कि एक प्रदेश का मनुष्य दूसरे प्रदेश के मनुष्य को
प्रभावित नहीं करता था। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है। जैसे रविंद्रनाथ का प्रभाव हमें हिंदी के छायावादी आंदोलन पर दिखाई पड़ता है। संत साहित्य जो गुजराती और तमिल के संत साहित्य हुआ, मराठी का संत साहित्य हुआ, उसका प्रभाव हिंदी पर दिखाई पड़ता है। बाद में फिर गुरु नानक के माध्यम से संत साहित्य पर, नानक का प्रभाव संत साहित्य पर दिखता है। बांग्ला के बाउल जो गायक थे और वो जो गीत रचना करते थे, उन पर संत साहित्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जहाँ पर जाति प्रथा का और कर्म कांडों का विरोध होता है। ये सब एक दूसरे से प्रभावित हमें दिखाई पड़ते हैं। इस संबंध में भी मुझे के सच्चिदानंदन की ये बात याद आती है कि वो मानते हैं कि मलयालम में प्रेमचंद, यशपाल, ताराशंकर बंदोपाध्याय, माणिक बंदोपाध्याय जो भारतीय रचनाकार थे, इसके साथ साथ टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की, बाल्ज़ाक, गोर्की, मोपासा, एमिल जोला, इन लोगों के अनुवाद की वजह से मलयालम में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। मतलब वो कहते हैं कि मलयालम में प्रगतिवाद आने का एक बहुत बड़ा कारण इन रचनाकारों की रचनाओं का आना है। अब ये समझिए हिंदी में भी ऐसा हो रहा था। हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे टॉल्स्टॉय और गोर्की की रचनाओं, मोपासा की रचनाओं का प्रभाव हिंदी के प्रगतिवाद पर पड़ता है और साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो ये जो प्रभाव है, ये आधुनिकतावाद जैसे कई अन्य आंदोलनों के साथ भी हुआ। मराठी का दलित आंदोलन का विकास हिंदी के दलित विमर्श के रूप में देखा ही जा सकता है। तो इन साहित्यिक आंदोलनों के आंतरिक संबंध को समझने और उसका और गंभीरता से अध्ययन करके उस प्रभाव को समुचित रूप में समझने और उससे लगातार प्रभावित होने के लिए, प्रभावित होने वाले, उससे पढ़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए हमें भारतीय साहित्य के अध्ययन के प्रयोजन की ज़रूरत पड़ती है। इस संबंध में एक और जो अगला बिंदु है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, हम सब, तो हिंदी को इसके संपर्क भाषा के रूप में विकास के लिए भारतीय साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता आवश्यक है। यह एक ऐसा बिंदु है जिसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अक्सर यह समझते हैं कि जैसे इससे पहले के वीडियो क्लासेस में मैंने बताया कि किस तरह से हिंदी प्रदेश के लोगों की जिद की वजह से त्रिभाषा जो फॉर्मूला था वो फेल हो गया, और कहीं ना कहीं इस वजह से तमिलनाडु में हिंदी विरोध का आंदोलन हुआ, और भी दूसरी जगह पर बंगाल में भी लोग कहने लगे कि हम हिंदी क्यों पढ़ें। तो किसी भी भाषा को या किसी भी विचार को जब हम किसी पर लादते हैं या कोई भाषा जब तानाशाही करती है तो उस भाषा का विकास अवरुद्ध हो जाता है, लोग उसे स्वीकार नहीं करते। और हिंदी की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हिंदी ने कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की। इस हिंदी की इस खासियत को हम हिंदी भाषियों को भी समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम भारतीय भाषाओं के अंतर संबंध को नहीं समझेंगे और भारतीय भाषाओं का अंतर संबंध मजबूत नहीं होगा तो हिंदी कभी भी संपर्क भाषा के रूप में विकसित नहीं हो सकती है। और यह के सच्चिदानंदन भी मानते हैं और दूसरे भाषाओं के रचनाकार भी मानते हैं। मतलब धूर, तमिल, तेलुगु, मलयालम प्रदेश के रचनाकार ही मानते हैं कि अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में हिंदी में काफ़ी खुलापन है। इसीलिए आज जो अंग्रेजी एक तरह से भारत की संपर्क भाषा बन गई है कि लोग अपनी भाषा के बाद उसी भाषा में अनुवाद करते हैं या उसमें लिखना चाहते हैं, और तमाम पूरे भारत से के विभिन्न प्रदेशों से अंग्रेजी में रचना हो रही है। और एक तरह से माना जाने लगा है कि आज के समय में अंग्रेजी जो है अनऑफिशियल भारत की संपर्क भाषा है। लोग ये मानते हैं कि जो मौका हिंदी के पास था, या तो कुछ लोगों का, विद्वानों का मानना है कि हिंदी वालों ने श्रेष्ठता के एहसास के कारण या अपनी शिथिलता के कारण अन्य भाषा को सीखने बोलने का प्रयास नहीं किया, इस वजह से हिंदी ने यह मौका गंवा दिया है। पर ऐसा नहीं है कि यह मौका हमेशा से हाथ से चला गया। इसीलिए भारतीय साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता है। अब जो अगला बिंदु है वो ये है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए भारतीय साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता है। यह किसी भी देश का लोकतंत्र तब तक मजबूत
नहीं हो सकता है जब तक कि वहाँ के लोग अपने आप को, कुछ लोग श्रेष्ठ समझें और कुछ लोग हीन समझें, या कुछ लोग ये समझें कि हम प्रिविलेज्ड हैं और कुछ लोग ये समझें कि हम वंचित हैं। या वंचित होना जो है समझने से उसका क्या संबंध है कि मतलब एक वंचित समुदाय अगर लगातार मौजूद रहा, हीनता से ग्रस्त अगर एक लगातार समाज बड़ा तबका हिंदुस्तान में मौजूद रहा, तो कभी भी एक लोकतांत्रिक भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। और लोकतंत्र का निर्माण एक बदस्तूर मुसलसल चलने वाली, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे आप ये देखिए कि हम हिंदी प्रदेश के लोगों के लिए दक्षिण भारत का हर व्यक्ति मद्रासी है। अब मद्रास वाले भी मद्रास को मद्रास नहीं कह रहे हैं, चेन्नई कहते हैं, पर बावजूद इसके हमें लगता है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और ये बहुत स्वाभाविक है कि हम भेद ना कर पाएँ कि कौन क्या कह रहा है। जैसे साउथ से आने वाला, दक्षिण से आने वाला ये नहीं बता सकता है कि कौन अवधी बोल रहा है और कौन भोजपुरी बोल रहा है, कौन ब्रज बोल रहा है, कौन बुंदेलखंडी बोल रहा है। उसके लिए सब हिंदी जैसा है। पर ये जो है राज्य की भाषाएँ हैं और हम ये समझते हैं कि हमें जानना मतलब नहीं जानना कोई अपराध नहीं है, पर नहीं जानते रहने से खुश रहने का जो ज़िद है वो ठीक नहीं है। इसीलिए हमारे लिए हर दक्षिण भारतीय मद्रासी के जैसा होता है और हमारे सोच में हर बंगाली जो है तो डरपोक होता है या तो कमज़ोर होता है। आदिवासी आज भी हमें जंगली, पिछड़ा या असभ्य लगता है। उत्तर पूर्व के लोग लगभग विदेशी लगते हैं और बहुत हमारी चेतना पर हमारे असर नहीं डालते, वो लगभग अनुपस्थित से रहते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, अगर मतलब ये हमारी सोच की जो प्रक्रिया है, अगर हम इससे नहीं निकल सकते हैं तो भारत एक लोकतंत्र के रूप में विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसमें अगर आप भारतीय साहित्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें इन तमाम प्रदेशों के साहित्यकार होंगे, वो भले ही आप अनुवादित पढ़ रहे हों, पर आपको ये पता होगा कि अमुक व्यक्ति जो है अमुक जगह का साहित्यकार है। अनंत मूर्ति को लेकर के, अनंत मूर्ति को लेकर आपको किसी तरह का सस्पिशन नहीं है कि वो किस भाषा के रचनाकार हैं, आप जानते हैं। उसी तरह से हम पेरुमल मुरुगन के बारे में जानते हैं कि वो तमिल के हैं। उसी तरह से हम श्री श्रीया वरवरा राव के बारे में जानने लगते हैं और इस तरह से हम वहाँ के समाज संस्कृति के बारे में जानने लगते हैं। इसी तरह से हम दूसरे उत्तर पूर्व की भारतीय भाषाओं के बारे में भी, के रचनाकारों को पढ़ते हुए भी वहाँ के जो विराट संस्कृति है, एक की जो संस्कृति है, एक जो हमसे बिल्कुल हमारे लिए अछूती सी रही है, हम उससे परिचित होते हैं। और इस तरह से हम अब एक भारतीय दूसरे भारतीय के ज़्यादा करीब आता है। और ये काम साहित्य इसलिए कर सकती है कि हम देखते हैं कि हमारे जो भी प्रमुख प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएँ हुई, वो कोई भी ऐसी रचना नहीं है जो लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण न करती हो। वह अपने स्तर से लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करने का प्रयास करती है। तभी हमारे लिए वो आज जो साहित्य है वो आदरणीय होता है, या फिर हम उसको पढ़ते हैं और उस साहित्य का ही स्थान हम महत्वपूर्ण साहित्य के रूप में देते हैं। उससे ही वही हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। तो इसीलिए साहित्यिक कृतियों के माध्यम से ये जो हमारी सामंती सोच है, जो गैर लोकतांत्रिक सोच है, इसको धीरे धीरे बिल्कुल मिटाया जा सकता है, इसे दूर किया जा सकता है और एक सहज प्रक्रिया के तहत साहित्य के माध्यम से संभव है। तो इन सारे बिंदुओं को जब आप ध्यान में रखेंगे तो भारतीय साहित्य के अध्ययन की प्रयोजनीयता को हम समझ पाते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारतीय भाषाओं और के बीच अंतर संबंध मजबूत हो, जिससे भारतीयों के बीच भी अंतर संबंध मजबूत होंगे। वह व्यक्ति जिसने तमाम प्रदेशों का साहित्य पढ़ा हुआ है, वह ज़्यादा लोकतांत्रिक हमें जान पड़ता है, या जिसने यात्राएं की हैं, आप ये यात्रा साहित्य के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए भारतीय साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता है और इन सारे प्रयोजन को ध्यान में रखकर हमें भारतीय साहित्य के उस विकास को और मजबूत करना चाहिए, उसे आगे लेकर जाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।